हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेवेंथ क्लास की ज्योग्राफी चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी। हम अपनी पृथ्वी के बारे में बात करेंगे कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, आंतरिक जो गतियां होती है उसके कारण पृथ्वी पर क्या बदलाव आता है, और जो बाह्य गति होती है उसके कारण पृथ्वी पर जो बल होता है, आंतरिक बल और बाह्य बल, उसके कारण पृथ्वी पर क्या क्या बदलाव आते हैं। तो उस चीज को हम देखेंगे आज के वीडियो में, आज के चैप्टर में। ठीक है, हम एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जो पॉइंट आपको समझ में ना आए आप कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो पॉइंट पहले समझाऊंगी, फिर वीडियो स्टार्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगी। ओके, तो चलिए, स्थल मंडल के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं पहले की वीडियो में कि स्थल मंडल क्या होता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो ठोस परत होती है, जिसे प्रपटी कहते हैं, उसी को हम स्थल मंडल कहते हैं। यानी कि जो जमीन होता है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अब है स्थल मंडल अनेक अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, इसका मतलब क्या है कि ये मान लो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके अंदर अनेक प्लेट है, छोटी बड़ी अंदर। ठीक है, पृथ्वी के अंदर याद रखिएगा, पृथ्वी के अंदर अनेक छोटी बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, छोटी बड़ी बहुत सारी प्लेटें हैं, इसमें 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें बहुत सारी हैं। और बहुत ही ठोस प्लेटें होती हैं ये। प्लेट मतलब कोई खाने वाला प्लेट नहीं है, ये प्लेट है जिसको मतलब ठोस प्लेट होता है पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में। और जो लावा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा होने वाली, मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। उसमें क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है, जिसे हम लावा बोलते हैं, उसके कारण क्या होता है कि इस ये हमेशा ही गतिशील होती है, प्लेटें हमेशा गतिशील होती है, धीरे 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 अपने मतलब वो धीरे धीरे वो घूमती रहती है एक वृत्तीय रूप से। मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। इसमें क्या है कि धीरे 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 ये घूमती रहती है, और घूमने के कारण अगर ये टकरा जाती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराती है, ये प्लेटें घूमने के कारण बहुत सारी प्लेटें हैं, तो अगर वो घूम रही है तो कहीं ना कहीं एक टकराएंगी। तो वो अगर टकरा जाती है तो उसके कारण पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिसे हम ज्वालामुखी और भूकंप कहते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक बल है, आंतरिक अंतर्जनित बल जिसे हम बोलते हैं, अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी के ऊपर ज्वालामुखी और भूकंप होता है। ठीक है, तो इन प्लेटों के टकराने के कारण ही जो भूकंप हम देखते हैं, जो पृथ्वी हम भूकंप महसूस करते हैं, वो भूकंप इस प्लेटों के टकराने के कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से अभी मैं नीचे आपको बताऊंगी। अभी जो छोटे छोटे पॉइंट है वो हम देखते हुए चलते हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारी स्थल मंडलीय प्लेट है, जो 7 बड़ी प्लेट है और बहुत सारी छोटे छोटे प्लेट है, जिसके कारण क्या होता है, वो मैग्मा में होने वाली गति के कारण वो प्लेटें घूमती रहती है, और वो टकराने के कारण अंतर्जनित बल पैदा होता है। ठीक है, और अंतर्जनित बल के कारण क्या होता है, भूकंप और ज्वालामुखी। ठीक है, ये तो अंतर्जनित बल है, और कुछ ये अंतर्जनित बल है पृथ्वी के अंदर जो ये प्लेटों के टकराने से। और कुछ बहिर्जनित बल है। बहिर्जनित जनित बल क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर जो कुछ, जैसे कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूस्खलन हुआ, ये सारे क्या होते हैं, बहिर्जनित बल होते हैं, जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। चलिए, ये देखिए, इसमें क्या है, एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है कि एक रंगीन कागज की छोटी सी गोल कीजिए और इसे जल के आधे भाग पर बीकर में रख दीजिए। यही है, प्लेटों के बारे में समझाया गया है कि बीकर में एक रंगीन कागज की गोला बना के रख दिया गया है और पानी को गर्म किया गया है। तो वो पानी जैसे ही गर्म होता है, वो कागज का गोला उसमें घूमना शुरू कर देता है, और उसी के घूमने से वो यही चीज बताया गया है कि जो मैग्मा है, मैग्मा के अंदर जो प्लेटें हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, वो गर्म मैग्मा के कारण ये प्लेटें आप घूमती रहती है आपस में, पृथ्वी के अंदर ये गतिशील रहती है, घूमती रहती है, और इसी प्लेटों के टकराने के कारण पृथ्वी के ऊपर कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी की गतियां देखते हैं। देखिए क्या है, पृथ्वी की गति है, 2 प्रकार की गति होती है पृथ्वी की। एक तो अंतर्जनित बल और दूसरा बहिर्जनित बल। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिए कि पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के अंदर अगर कोई बल लग रहा है, कोई गति हो रही है, उसका असर कहाँ पे हो रहा है, पृथ्वी के ऊपर, तो उसे हम अंतर्जनित बल कहते हैं। और बहिर्जनित बल यानी कि पृथ्वी के ऊपर कुछ हो रहा है और उसका भी असर पृथ्वी पर ही होगा, उसे बहिर्जनित बल बोलते हैं। ठीक है, अंतर्जनित बल क्या है, आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। पटल विरूपण बल का मतलब होता है जो बहुत धीरे धीरे कोई परिवर्तन होता है, उसे पटल विरूपण बल बोलते हैं। जो क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत का निर्माण होता है, पर्वत का निर्माण बहुत धीरे धीरे होता है,
तो उसे पटल विरूपण बल बोलते हैं। और आकस्मिक बल में क्या होता है? भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। भूस्खलन भी पृथ्वी के अंदर जो बदलाव आता है उसके कारण पृथ्वी के ऊपर जमीन का भूस्खलन का मतलब होता है किसी बड़े भाग का टूटकर गिर जाना जमीन के। पहाड़ी क्षेत्रों में ये ज्यादा होता है भूस्खलन का, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर नीचे से पहाड़ कटता जा रहा हो या फिर अंदर बहुत ज्यादा वो भूकंप मतलब प्लेटें टकराई हो, भूकंप हुआ हो, किसी कारण से भाग टूट के गिर जाता है, उसे हम भूस्खलन कहते हैं। ठीक है। बहिर्जनित बल में क्या है? अपर्दन। पहला है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन का मतलब होता है काटना और निक्षेपण का मतलब होता है जमा करना। ठीक है। नदी का बहता जल, नदी के बहते जल के कारण क्या होता है? अपर्दन होता है। फिर नदी का जो जल बहता है वो चीजों को काटते हुए अपने साथ ले आती है। अगर कोई नदी पहाड़ से नीचे जा रही है तो वो पत्थरों को काटते हुए आती है, उसे हम अपरदन कहते हैं। और वही नदी जब बहुत आगे जाती है तो बाढ़ के कारण या किसी और रीजन के कारण वो उन जो गाद अपने साथ लाती है, जैसे मिट्टी पत्थर, वो किनारे पे छोड़ती जाती है, जिस कारण वहां पे वो गाद या मिट्टी पत्थर जमा हो जाते हैं, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। यानी कि अपरदन का मतलब होता है काट कर अपने साथ लाना और निक्षेपण का मतलब होता है छोड़ देना। ठीक है। फिर है पवन। पवन तेज हवा और तूफान के कारण भी पृथ्वी के ऊपर बदलाव आते हैं। समुद्री तरंगे, समुद्री तरंगों से तो बहुत ज्यादा बदलाव आता है, आपको पता ही है। हिमनद, हिमनद यानी कि जो बर्फ की नदियां होती हैं उसे हम हिमनद कहते हैं। इन सब चीजों से पृथ्वी के ऊपर बदलाव आते हैं। तो ये था आपका पृथ्वी की गतियां, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि पृथ्वी की जो गतियां होती हैं, दो प्रकार का बल लगता है पृथ्वी पे, एक अंतर्जनित एक बहिर्जनित, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो बल लगता है वो, उससे पृथ्वी पर क्या क्या असर पड़ता है। बहिर्जनित बल जो पृथ्वी के ऊपर होता है, अपर्दन और निक्षेपण की ही प्रक्रिया होती है पृथ्वी के ऊपर, तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब है ये देखिए स्थल मंडलीय प्लेट, ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ कि भूप्रवृत्ति में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हैं। ठीक है। महाद्वीप और महासागर की सतहें उन्हीं प्लेटों पर टिकी हुई है और प्लेटों के घूमने के कारण हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। अब है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का मैं आपको लास्ट चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ। अब देखिए इसमें वही चीजें दी गई है। इसमें बेटा जो एक एक चीज दिया गया है इसे आप ध्यान से देखिए, समझिए और याद करिए, क्योंकि ये चीजें आ जाती है। क्या है ज्वालामुखी? भूप्रकृति पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। अब ज्वालामुखी क्या है कि भूप्रकृति पर एक खुला क्षेत्र है। मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि जो लावा होता है, मैग्मा होता है, वो पृथ्वी के अंदर बहुत गहराई में पाया जाता है। और वो मैग्मा अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, जैसे कि हम पानी को अगर उबालते हैं बर्तन में, किसी बर्तन में पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, उबलने लगे, तो वो कहाँ जाता है? वो ऊपर की ओर उठता है। तो वही चीज मैग्मा के साथ है कि ये मैग्मा अगर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो ये ऊपर की ओर उठता है। और ऊपर की ओर उठने के बाद ये कहीं से अपना रास्ता ढूंढता है कि कहीं से मैं बाहर निकलूं। और उसे कहीं भी अगर छिद्र दिख जाए, हल्की सी पतली सी भी छिद्र दिख जाए, तो वहां से वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यही ज्वालामुखी पर्वत हम उसे ही बोलते हैं कि जिसमें छिद्र होती है पृथ्वी के अंदर तक। ठीक है। देखिए वही ज्वालामुखी भूप्रकृति पर एक खुला ऐसा छिद्र होता है जिसपे पिघले हुए मेघवा अचानक से निकलते हैं। मतलब जो ज्वालामुखी पर्वत है उसमें इसी तरह जो पता लगाते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत है उसमें एक ऐसा छिद्र, एक या कई छिद्र हो सकते हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल नीचे तक वो छिद्र होता है। तो उसके उससे उसी छिद्र से अपना रास्ता बना के मैग्मा जमीन पर बाहर आते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। ठीक है। लास्ट चैप्टर में आपको ज्वालामुखी के बारे में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं आपको कि किस तरह से ज्वालामुखी होता है और वो बाहर किस तरह से आता है। और ये शैल चक्र बता चुकी हूँ कि इसमें जो शैलों का निर्माण होता है, आग्नेय शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, अवसादी और कांतित, ये सब शैल मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो इसके लिए आप इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिए, वो समझ में आएगा। ठीक है। अब इसमें जो हमें समझना है वो देखिए, ये जो है जहाँ पे मैग्मा गर्म हो रहा है इसे हम मैग्मा कोस्ट बोलते हैं। ठीक है। लावा, लावा किसे बोला गया है? जो आग निकलता है, मतलब जो आग का लिक्विड है उसे हम लावा बोलते हैं। निकास नली, ज्वालामुखी पर्वत में निकास नली या वेंट, ये सारे पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन आया है, क्रेटर वाला क्वेश्चन एक बार आया था कि क्रेटर क्या है। तो क्रेटर क्या है मैं अभी आपको ये समझाऊंगी। देखिए क्या है, ये निकास वेंट, मतलब कि जो नली होती है जमीन के अंदर से, जो इसमें नली होती है उसे क्या बोलते हैं? निकास वेंट। अब क्रेटर,
क्रेटर क्या है? जो ऊपरी छिद्र होता है, ये जो है ना, ये गोलाई जहाँ से लावा बाहर निकलता है, सबसे ऊपर का छिद्र, इसे क्रेटर बोलते हैं। और गैस व राख वही है जो उसके ऊपर गैस और राख निकलता है, उसे गैस बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी है, मेंटल में ही लावा गर्म होता है और मेंटल से लावा ऊपर की ओर आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्रेटर निकास या फिर वेंट बोलते हैं। निकास नली भी इसे बोला गया है, जो नली होती है जमीन के अंदर से ज्वालामुखी पर्वत में, उसे निकास या वेंट बोला गया है। क्रेटर जो ऊपर का छिद्र होता है जहां से लावा बाहर निकलता है, उसे क्रेटर बोला गया है। लावा किसे बोलते हैं, मैग्मा कोस्ट किसे बोलते हैं, ये सब आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं क्या है। इसी प्रकार स्थलमंडलीय प्लेट में गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब भूकंप के बारे में हम देखते हैं कि इसी कंपन को कहते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो बहुत तेज कंपन होता है। और उसी तेज को हम कंपन को, वो कंपन उस वहां से ऊपर की ओर उठ के पृथ्वी पर पहुंचती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये हमारा पृथ्वी का प्रपटी है। ठीक है, ये प्रपटी है, ये स्थलमंडल का भाग है। ठीक है, प्रपटी और स्थलमंडल का भाग, यहाँ पे हमारी प्लेटें आपस में घूम रही हैं, यहाँ पे प्लेटें घूम रही है। पृथ्वी की, यानी कि आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। और जो मेंटल होता है, वहां पे प्लेटें हमारी आपस में, मतलब प्लेटें घूमती रहती है, जो बहुत सारी ठोस प्लेटें हैं। ये प्लेट अगर यहाँ पे आके टकरा गई एक दूसरे से, ठीक है, बड़ी बड़ी दो प्लेट यहाँ पे आके एक दूसरे से टकरा गई। बड़ी छोटी छोटी प्लेट टकराती है तो कंपन कम होता है, बड़ी प्लेट टकराती है तो कंपन ज्यादा होता है। मान लो ये घूमते घूमते प्लेट आपस में टकरा गई, तो इससे क्या होता है, कंपन होता है। तो ये कंपन कहाँ जाएगा? कोई भी कंपन अगर जमीन के अंदर हुआ तो कंपन सीधा वहां से ऊपर पृथ्वी की ओर जाता है। ठीक है, ये कंपन कहाँ जाएगा? सीधा ऊपर जाएगा। यहाँ पे प्लेट टकराई तो सीधा ऊपर जाएगा, और इस क्षेत्र में जहां पे प्लेट टकराई है उसको हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी, ये भूकंप का उद्गम केंद्र। इससे भी क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए मैं एक एक चीज आपको समझा रही हूँ कि उद्गम केंद्र क्या है भूकंप का, प्लेट सीमा क्या है, अधिकेंद्र क्या है। इससे क्वेश्चन आ भी चुके हैं कई बार। तो उद्गम केंद्र कहाँ किसे बोलता है? वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वो भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि जहां पे प्लेटें टकराती है, उसे हम उद्गम केंद्र बोलते हैं। और ये उद्गम केंद्र से भूकंप की जो तरंगे हैं, सीधे हमारी पृथ्वी पर जाती है। तो जहां पर ये जो पृथ्वी का, यानी कि स्थल मंडल का जो भाग है, जहां पे ये प्लेटें जहां बिल्कुल नीचे टकराई है और जहां पृथ्वी पर वो तरंगे आई हैं, उसे हम अधिकेंद्र बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। यानी कि पृथ्वी पर जहां पर भूकंप प्लेटें टकराने के कारण पृथ्वी पर जहां पर सबसे पहले वो तरंगे आई हैं, उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। और तरंगे जब फैलती है तो एक दिशा में ऐसे नहीं फैलती, वो गोल गोल घूमती है, ऐसे जाएंगी ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा, फिर ऐसे 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 वो फैलती जाती है तरंगे। ठीक है, तरंगे इस तरह से फैलती हैं। तो जहां पे अधिकेंद्र होगा वहां पे भूकंप बहुत तेज, मतलब झटके बहुत तेज होते हैं भूकंप के। और धीरे धीरे अगर हम दूर जाते जाएंगे तो भूकंप के झटके कम होते हैं। तो कभी भी भूकंप आता है तो न्यूज में सबसे पहले ये आता है कि नेपाल में उसका अधिकेंद्र था, या फिर कहीं भी कि वहां पे उसका केंद्र था, भूकंप का केंद्र था, उसी को अधिकेंद्र बोलते हैं। केंद्र का मतलब उसी जगह पर जमीन के अंदर प्लेटें टकराई हैं, जिस कारण की भूकंप हुआ है। ठीक है, प्लेट सीमा इसे बोलते हैं। यहाँ तक की प्लेट सीमा है, भूकंपी तरंगी सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती रहती है, सभी दिशाओं में जाती है। ये नहीं कि किसी एक दिशा में भूकंप की तरंग जाएगी, भूकंप की तरंग हर दिशा में घूमती है। अब यहाँ पे देखिए, ये चीज आपको याद करने की चीजें हैं कि भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती है। पी तरंगे अथवा अनुदैर्ध्य तरंगे, तीन प्रकार की होती है। पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। ठीक है, क्या है? पी तरंगे का मतलब है अनुदैर्ध्य तरंगे, एस तरंगे का मतलब है अनुप्रस्थ तरंगे, और एल तरंगों का मतलब है पृष्ठीय तरंगे। ठीक है, तो ये तीन प्रकार की भूकंप तरंगे हैं। इससे भी क्वेश्चन आ चुका है बेटा, तो ये भी आप याद कर लीजिए। अब आपको भूकंप का जो अधिकेंद्र, उद्गम केंद्र, प्लेट सीमा और ये सब समझ में आ गया होगा। और ज्वालामुखी का भी जो ये सारी चीजें हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यदि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन चूंकि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हो तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। क्योंकि जमीन के अंदर जो चीज हो रही है बहुत नीचे, उसकी भविष्यवाणी संभव नहीं है। जमीन के ऊपर जो हो रहा है उसकी भविष्यवाणी तो किया भी जा सकता है, लेकिन भूकंप की भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन है, संभव नहीं है उसकी भविष्यवाणी करना।
अब लेकिन क्या है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो गाँव के लोग होते हैं या पुराने लोग होते हैं, वो बहुत चीज़ों से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। उसमें है देखो स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन। जानवरों के व्यवहार में बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, उनमें बेचैनी हो जाती है, वो भागने लगते हैं यहाँ से वहाँ। तालाब में मछलियों की उत्तेजना, मछलियाँ बहुत उत्तेजित होती हैं, साँपों का धरातल पर आना, साँप अपने छिद्र से धरातल पर आ जाते हैं। आपको ये चीज़ याद रखना है कि हम जिस जो जि जिन किसी चीज़ को भविष्य को जितना समझ सकते हैं, हम तो शायद नहीं समझ सकते हैं मनुष्य, लेकिन जानवर आगे क्या होने वाला है, उन चीज़ों का पता उनको पहले ही चल जाता है। इसलिए उनके व्यवहार से जो जानवरों का व्यवहार है, उनके व्यवहार में अगर अचानक से परिवर्तन आ रहा है, जैसे हम जो डॉग पालते हैं, उनके व्यवहार में, मछलियों के व्यवहार में और ये जो छोटे-छोटे जीव-जंतु जो ज़मीन के अंदर रहते हैं, उनके व्यवहार में वो अचानक से ज़मीन से बाहर निकल के आने लगे, तो हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि भूकंप आने वाला है या कुछ न कुछ जो अंतर्जनित बल के कारण पृथ्वी के ऊपर कुछ न कुछ होने वाला है। इस तरह जो स्थानीय लोग हैं, इस तरीके से अंदाज़ा लगाते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे देखिए भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी बोलते हैं। ये भी आता है कि भूकंप का मापन किस चीज़ से किया जाता है? भूकंप लेखी यंत्र से। ये तो नाम से ही आप कर लोगे, इसमें तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। भूकंप लेखी यानी कि भूकंप का मापन करने वाला। भूकंप की तीव्रता, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भूकंप की तीव्रता की कितने तीव्र भूकंप आया है। आने से पहले तो हम नाप ही नहीं सकते कि कितना तीव्र आ सकता है। कितना तीव्र भूकंप आया है उसको किस चीज़ से मापते हैं? रिक्टर स्केल से उसको मापते हैं। इसको याद रखना है आपको कि भूकंप की जो तीव्रता है उसको रिक्टर स्केल से मापते हैं और 2.0 अथवा उससे कम अगर तीव्रता वाली भूकंप है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई नुकसान नहीं होता। अगर 5 होता है भूकंप तो उससे मतलब वस्तुओं के गिरने की क्षति हो सकती है कि सामान इधर-उधर लुढ़क सकता है। अगर 6 या फिर 6 से ज़्यादा 7 की तीव्रता वाला भूकंप हो तब उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, उसे बहुत शक्तिशाली भूकंप कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखिए भूकंप से बचने के तरीके भूकंप से बचने के तरीके आजकल स्कूलों में बहुत ज़्यादा बताया जाता है। हमेशा ही उनको मॉक ड्रिल करके दिखाया जाता है कि भूकंप से हम किस तरीके से बचें। स्कूलों में ये सब बहुत होता है। भूकंप से बचने के तरीके देखिए क्या है सुरक्षित स्थान, अब भूकंप को रोका तो नहीं जा सकता, तो जिस चीज़ को हम रोक नहीं सकते उससे बचने का तरीका ही ढूँढेंगे। तो भूकंप से बचने के तरीके क्या हैं? सुरक्षित स्थान ढूँढिए, रसोई के काउंटर या मेज़ के नीचे दीवार के अंदरूनी कोने में। जो रसोई का काउंटर या मेज़ के नीचे छुप जाएँ ताकि मेज़ एक ठोस होता है, लकड़ी का ही बना होता है लेकिन ठोस होता है, तो अगर ऊपर से कुछ गिरता भी है तो हमें नुकसान कम पहुँचेगा। इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास या तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएँ एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। तो बेटा जो पृथ्वी पर जो आपदाएँ आती हैं, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। जो अंतर्जनित आपदा है, उसे तो कोई रोक ही नहीं सकता। जो बहिर्जनित आपदा है उन्हें बहिर्जनित आपदा भी हम तूफान को, बाढ़ को इसको तो रोक नहीं सकते। तो इन जो प्राकृतिक आपदाएँ हैं, इन्हें हम रोक नहीं सकते तो इनसे बचने के तरीके ही अपना सकते हैं और हमें इनसे बचने के तरीके ही अपनाने चाहिए। ठीक है? चलिए अब देखते हैं हम मुख्य स्थलाकृति, यानी कि पृथ्वी पर जो मुख्य स्थलाकृति है उसके बारे में देखते हैं। अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार घटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अभी तो हम पृथ्वी की आंतरिक जो अंतर्भेदी क्या है ये? हाँ, अंतर्जनित बल का देख चुके हैं, अब बहिर्जनित बल का देखते हैं। अंतर्जनित बल का आप देख चुके हो, भूकंप और ज्वालामुखी, इससे क्या नुकसान होता है, इससे पृथ्वी पर क्या क्या होता है। अब हम बहिर्जनित बल का देखते हैं कि बहिर्जनित बल में क्या है। तो बहिर्जनित बल में ऊपर मैं आपको बता चुकी हूँ कि अपरदन और निक्षेपण की क्रिया से ही होता है बहिर्जनित बल में जो भी परिवर्तन आता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है? भूदृश्य एवं जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। क्या है? भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे होने वाले घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। अपरदन क्या है? किसी भी चीज़ का टूटना, उसे अपरदन कहते हैं। और निक्षेपण क्या है? किसी भी चीज़ का जमा कर होना। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं, यानी कि उसे छोड़ देते हैं। उसे हम निक्षेपण कहते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो अब हम उन्हीं स्थलाकृतियों को देखेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या आप जानते हैं
ये देखिए इसमें क्या है कि विश्व के हजारों छोटे-छोटे, विश्व में बहुत सारे जलप्रपात हैं। जलप्रपात आपको पता है जो बहुत ऊँचाई से पानी नीचे गिरता है उसे हम जलप्रपात कहते हैं। सबसे ऊँचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि सबसे ऊँचा जलप्रपात क्या है? दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल प्रपात है। ये सबसे ऊँचा जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। अब इसको याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। एंजल का मतलब होता है परी। परी आसमान में रहते हैं, हम जैसा सोचते हैं, हमें जो कहानियाँ सुनाई गई थी बचपन में कि जो परियाँ होती हैं वो आसमान में होती है, बहुत ऊँचाई में होती है। तो इससे आप याद रखिए कि जो सबसे ऊँचा जलप्रपात है उसका नाम क्या है? एंजल। ठीक है? एंजल जलप्रपात है यानी कि बहुत ऊँचाई से गिरने वाला। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं इसको थोड़ा-सा ट्रिक से कि सबसे ऊँचा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है जो अफ्रीका में बार-बार बोल रही हूँ, सॉरी दक्षिण अमेरिका में के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। ओके? तो ये आपको याद रखना है कि फिर से मैं बोल रही हूँ कि सबसे ऊँचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बार-बार बता रही हूँ। ठीक है? अब एंजल जलप्रपात नाम से याद रखिएगा कि एंजल का मतलब ऊपर, तो ऊपर रहने वाली, तो सबसे ऊपर ऊंचाई वाला जलप्रपात वही हो सकता है। ठीक है, चलिए अब नदी के कार्य देखते हैं। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। नदी के जल से तो आपको पता है कि नदियां जो आती है तो सब कुछ तोड़ते फोड़ते आती हैं। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। अभी मैंने बताया था जलप्रपात क्या है, जब खड़े ढाल वाले स्थान से गिरती है। अगर तिरछे ढाल वाले स्थान से गिरेगी तो वो जलप्रपात तो बन ही नहीं सकता, लेकिन खड़े ढाल वाले स्थान से अगर गिरती है तो वो जलप्रपात बनाती है। और उसमें वो कठोर शैलों को तोड़ते हुए आती है। ठीक है, कठोर शैलों को तोड़ते हुए आती है जिससे अपरदन की प्रक्रिया होती है। ओके, अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ये जो बाढ़ का मैदान, कि बाढ़ के मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, इससे भी क्वेश्चन कई बार आया है बेटा। विसर्प के बारे में, तटबंध चाप झील क्या है, इससे कई बार आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन उठा के देखिए, कई क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए नदी के विसर्प क्या है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। ये देख रहे हैं, नदी जब मैदानी क्षेत्रों में, जब पहाड़ी क्षेत्रों में होती है तो वो नीचे थोड़ा-थोड़ा वो तिरछे भाग से नीचे गिरती है। लेकिन जब मैदानी क्षेत्र में नदी प्रवेश करती है तो वो सीधा कभी नहीं बह सकती, सीधा तो बह ही नहीं सकती। वो ऐसे-ऐसे बहती है नदियाँ, ऐसे-ऐसे बहती है बिल्कुल मोड़दार मार्ग से। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये आप देख रहे हो, ये जो क्षेत्र है इसी को हम विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्प। देख रहे हो आप, इसे हम क्या कहते हैं? विसर्प। और विसर्प या विसर्प लूप, समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और यह एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। इसे ही हम विसर्प या फिर विसर्प लूप कहते हैं। अब क्या होगा कि नदी जैसे यहाँ से चली है, अब यही नदी ऐसे चलते चलते यहाँ से आके थोड़ा सा ऐसे होके चली गई। ठीक है, यहाँ बह गई तो ये पानी का भाग जो विसर्प विसर्प बनता है, यहाँ पे पानी का भाग जमा हो जाता है। यहाँ पानी जमा हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? चाप झील। ठीक है, चाप झील। यही है कि समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाती है और एक अलग झील बनाती है जिसे चाप झील कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, इसे आपको याद करना है। विसर्प या विसर्प लूप किसे कहते हैं, चाप झील किसे कहते हैं। अब है बाढ़कृत मैदान। नदी का पानी कभी-कभी क्या होता है कि अपने जो उसकी धार है उससे बाहर निकल जाती है। बाढ़ का मतलब तो आपको समझती होंगे कि जो नदी में अचानक से बहुत सारा पानी आ जाना और नदी का पानी अपने जो उनका क्षेत्र है वहां से तटों से बाहर आ जाना, उसे हम बाढ़ कहते हैं। तो जब नदी का पानी तटों से बाहर आता है तो अपने साथ बहुत सारे गाद, मिट्टी और कंकड़ ये सब लेके आते हैं। और जब पानी कम होता है तो वो गाद और मिट्टी वहां छोड़कर वो पानी फिर अपने धार में अपने तटों के साथ बहने लगती है। तो वही जो मैदान होता है उसे हम कहते हैं बाढ़कृत मैदान। ठीक है, इस मैदान को हम क्या बोलेंगे? बाढ़कृत मैदान। देखिए क्या है यहाँ पे, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों के का निक्षेपण होता है। ऐसी मिट्टी के एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। अब इससे क्वेश्चन बेटा ये तो जो है कि आपको पूछ लिया जाएगा सीधा क्वेश्चन, चाप झील क्या है, विसर्प क्या है, लेकिन जो इससे थोड़ा-सा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है वो क्या है? तो अब देखिए उसमें क्या है कि बाढ़कृत मैदान, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बाढ़कृत मैदान अपरदन की प्रक्रिया है या निक्षेपण की प्रक्रिया है? तो बाढ़कृत मैदान क्या है? निक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे छोड़ी गई है चीजें। चाप झील अपर्दन है या निक्षेपण है? तो चाप झील क्या है? निक्षेपण है, क्योंकि यहाँ पे पानी छोड़ के पानी अपनी दिशा में निकल गई। तो चाप झील क्या है? निक्षेपण की प्रक्रिया है।
नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं। नदी का जो तट होता है, ये क्षेत्र होता है ना तट, इसे हम तटबंध कहते हैं। ठीक है। अब है वितरिका। क्या देखिए क्या है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अपने धाराओं से विभाजित हो जाती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते क्या हुआ, ये नदी ऐसे बहते हुए समुद्र तक जा रही है, तो बहुत लंबे बहने के कारण क्या होता है, पानी भी कम थोड़ा हो जाता है, तो नदी का प्रवाह धीमे हो जाता है और ये अपनी जो अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। अनेक धाराओं में, कहीं यहाँ, छोटी-छोटी धाराओं में जहाँ-जहाँ उन्हें रास्ता मिलता रहता है, नदी का पानी ऐसे विभाजित होती रहती है। ठीक है? तो जिनको वितरिका कहा जाता है, ये जो अनेक धाराएँ हैं ना, ये अलग-अलग धाराएँ, इनको हम क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। कहा जाता है यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि वो अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। जो नदी अपने साथ मलबा लेके आई है, उनका निक्षेपण यानी कि वो वही छोड़ने लगती है। नदी में इतना पानी नहीं बचता है कि उन गाद या मलबों को वो अपने साथ लेकर जाए, तो वहीं पे वो छोड़ने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने पर का निर्माण करती है। सभी मुहाने के अवसादों के संग्रह को डेल्टा कहते हैं। प्रत्येक वितरिका क्या होता है? अपने मुहाने का निर्माण करती है। मतलब वो वहाँ पे अपना वो गाद वगैरह छोड़ते रहती है। इसका जो संग्रह है, मतलब अवसादों का जो संग्रह है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेल्टा अपरदन की प्रक्रिया है या निक्षेपण की प्रक्रिया है? तो डेल्टा क्या है? निक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि वहां पे गाद छोड़ा गया और उसी चीज को हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें बेटा आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब देखिए समुद्री तरंगे, यानी कि समुद्र में जो तरंगे होती है, उससे क्या क्या चीजें होता है समुद्र में, तो वो हमें देखना है अब। समुद्री तरंगों के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती है। जो शैल होते हैं समुद्र में, बहुत सारे शैल होते हैं, बड़े-बड़े पत्थर, जिसे हम शैल बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं, जिससे उसमें दरार होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े हो अ, बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बच जाती है, जिसे तटीय मेहराब कहते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवार बचती है, जिसके दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्र ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए समुद्री तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। चलो ये तो मैंने पढ़ के सुना दिया, अब मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है। समुद्र में जो ये शैल है, बड़े बड़े पत्थर बोल सकते हैं हम, या शैल, ये जो शैल है, उस पे क्या होता है, समुद्र की तरंगे हैं, बार बार इन चीजों पे ऐसे टकराती रहती है। समुद्र में आपको पता है कि हमेशा तरंगे उठती हैं, बार बार टकराती है। तो बार बार टकराने के कारण क्या होता है कि पर गुफा के आकार का बन जाता है, यानी कि ये शैल टूटता जाता है और ये गुफा के तरह एक गुफा बन जाता है। गुफा का मतलब क्या होता है, एक तरह से रास्ता हो, पीछे से बिल्कुल बंद, उसे हम गुफा कहते हैं। ये गुफा बन जाता है। तो समुद्री तरंगों के बार बार सेल से टकराने के कारण मतलब कि साथ समय के साथ ये बड़ी चौड़ी होती जाती है। वो जो भाग है वो चौड़ी होती जाती है, छिद्र, जिसे हम समुद्री गुफा कहते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ है कि यही समुद्री तरंगे फिर से टकरा रही है, बार बार यहाँ पे टकरा रही है, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल जो गुफा है वो आर पार हो जाता है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचता है, मतलब बीच में बिल्कुल होल हो जाता है, केवल छत बचता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। मेहराब का मतलब आपको याद रखना है, मेहराब का मतलब होता है दरवाजा। ठीक है। तटीय मेहराब यानी कि एक दरवाजे की तरह ये बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। दरवाजा ही तो है कि इधर से निकल के उधर से चले जाओ, दरवाजा है। अब फिर से समुद्री तरंगे यहाँ से यहाँ तक तो इसको दरवाजा बना चुकी है, तटीय मेहराब बना चुकी है, लेकिन यहाँ से ये टकराती जा रही है, फिर ये टूटता जा रहा है, पहले गुफा, फिर टूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, टूटता टूटता यहाँ तक टूट गया और ये दो भागों में बट गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टैक। इसे हम जो बस एक दीवार की तरह रह जाता है, उसे हम स्टैक बोलते हैं। देखिए क्या है, लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं, दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। ठीक है। समुद्री भृगु क्या है, जो समुद्र के अंदर ऊंचे उठे हुए जो शैल होते हैं, ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृगु कहते हैं। जो शैलीय तट होते हैं उसे समुद्री भृगु कहते हैं। समुद्री पुलिन क्या है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है, इसे समुद्री पुलिन कहते हैं। ठीक है। जो अवसाद किनारों पे जमा होती है उसे समुद्री पुलिन कहते हैं। अब इसमें भी हम देखेंगे कि निक्षेपण की प्रक्रिया क्या है और अपरदन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है। जो समुद्री गुफा है वो भी निक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि इसे तोड़ा जा रहा है। तटीय मेहराब भी निक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि ये तोड़ा गया है। स्टैक भी निक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि तोड़ने के कारण ही ये अलग हो गया और एक दीवार की तरह खड़ा है। समुद्री भृगु क्या है,
ऊर्ध्वाधर उठे हुए तटीय सेलों को समुद्री भृगु कहते हैं। ये निक्षेपण की प्रक्रिया है। लेकिन समुद्री पुलीन, इसमें देखो क्या है कि समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती है। अवसाद जमा करना मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होता है? जमा करने का मतलब होता है निक्षेपण। सॉरी, मैं गलत बता गई आपको ये पूरा। समुद्री तरंगे, इसमें अपर्दन और निक्षेपण बता रही हूँ, ये निक्षेपण की प्रक्रिया नहीं है। समुद्री गुफा क्या है? ये बार-बार तोड़ना, मैंने पहले बताया था कि जो टूट रहा है वो अपर्दन है। तो मैं गलत बोल रही थी, निक्षेपण अपर्दन है। जो समुद्री गुफा है वो अपर्दन की प्रक्रिया है, क्योंकि तोड़ने का मतलब है अपर्दन। और अगर कोई चीज जमा किया गया है तो उसका मतलब है निक्षेपण। ठीक है, तो समुद्री गुफा ये तोड़ा गया है तो ये अपर्दन है। तटीय मेहराब भी तोड़ा गया है, अपर्दन है। स्टेक भी टूट के अलग हुआ है तो ये भी अपर्दन की प्रक्रिया है। समुद्री भृगु भी अपर्दन की प्रक्रिया है। लेकिन समुद्री पुलीन क्या है? समुद्री पुलीन हमारा निक्षेपण की प्रक्रिया है, क्योंकि वो छोड़ा गया है, वहां पे अवसाद जमा किया गया है, तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं हिमनद के कार्य, यानी कि जो बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद क्या है? बर्फ की नदियां। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां, कि हिमनद क्या है? हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित करती है, यानी कि तोड़ती रहती है। और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थर से भूदृश्य का अपरदन करती है। और वहां पे क्या होता है? झील की तरह बन जाता है, मतलब उनके नीचे झील, जो हिमनद है उसके नीचे एक झील बनता चला जाता है, तो जिसे हम हिमनद हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ है। तो ये भी आता है कि हिमनद हिमोड़ किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो निक्षेपण की प्रक्रिया है। हिमनद हिमोड़, क्योंकि वो टूट के वहां पे जमा हुआ है पानी, तो वो निक्षेपण की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आगे देखिए हम पवन के कार्य। पवन के कार्य क्या होते हैं रेगिस्तान में? सबसे पहला है बालू टिब्बे। तो चलो आगे देखते हैं हम। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। पवन मतलब हवा के कारण ही अपर्दन और निक्षेपण होता है रेगिस्तान में, पानी के कारण नहीं। सबसे पहला है रेगिस्तान में आप छत्रक शैल। कई बार आता है छत्रक शैल कहाँ की विशेषता है? तो छत्रक शैल कहाँ की विशेषता है? रेगिस्तान की। हिमनद हिमोड़ कहाँ की विशेषता है? तो हिमनद हिमोड़ बर्फीले जगह की विशेषता है। ठीक है, ये भी आ सकता है कि समुद्री पुलीन, ये स्टेक कहाँ की विशेषता है? स्टेक समुद्र की भी विशेषता है। या फिर आपका ये चाप झील कहाँ की विशेषता है? चाप झील नदी की विशेषता है। ठीक है, चलिए फिर से हम आ जाते हैं ये रेगिस्तान पे। क्या है? छत्रक सेल। छत्रक सेल उसे बोला जाता है कि रेगिस्तान में क्या होता है कि हवा के कारण, हवा बार बार बहती रहती है, तो जो रेगिस्तान में वो होता है, वो क्या होता है, ऊपर से नीचे से ये हवास के कारण सॉरी, बर्फ नहीं, रेत, हवा के कारण बर्फ नीचे से टूटता जाता है। और ये बिल्कुल मशरूम नहीं बना पाऊंगी, सॉरी यहाँ पे, तो वो आप समझ जाइए, एक मशरूम के आकार का हो जाता है कि बर्फ यहाँ से बिल्कुल टूटता जाता है। और ये मशरूम का यहाँ से, फिर बर्फ बोल रही हूँ मैं, सॉरी, रेत यहाँ से हटता जाता है हवा के कारण। और ऊपर ये बिल्कुल छत्रक की तरह, यानी कि मशरूम की तरह रहता है, और नीचे भाग पतला हो जाता है। ऊपर का भाग चौड़ा होता है, नीचे का भाग पतला हो जाता है, जिसे हम छत्रक शैल बोलते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं, मतलब आधार इसके छोटे होते हैं और जो शीर्ष होते हैं वो बड़े होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। ठीक है, इसे हम छत्रक सेल बोलते हैं। छत्रक सेल किसकी विशेषता है? छत्रक सेल अपर्दन की विशेषता है, क्योंकि ये काटा गया है। ठीक है, अब पवन चलने पर क्या होता है? अपने साथ रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। जब पवन का बहाव रुकता है और यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बन जाती है, तो इनको बालू टिब्बा कहते हैं। ठीक है, बालू टिब्बा क्या आता है? पवन हवा के कारण जो रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, वहां पे जब रेत जमा हो जाती है तो एक छोटे छोटे पहाड़ी की तरह बन जाती है, इसे बालू टिब्बा कहते हैं। बालू टिब्बा आपका निक्षेपण की प्रक्रिया है। ठीक है, छत्रक शैल अपर्दन, बालू टिब्बा निक्षेपण की प्रक्रिया है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस लोएस कहते हैं। लोएस मतलब मैदान। ठीक है, बर्फ नहीं, रेत का मैदान कहते हैं। जब जो बालू है, रेत है, वो कहीं पर बहुत ज्यादा लंबे, बहुत सारे जगह में जमा हो जाते हैं, तो उसे हम लोएस कहते हैं, यानी कि रेत का मैदान कहते हैं। लोएस भी क्या है? निक्षेपण की प्रक्रिया। चीन चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। याद रखिएगा, जो विशाल लोएस निक्षेप कहाँ पे पाए जाते हैं? चीन में पाए जाते हैं। आशा करती हूँ चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम ये देख लेते हैं।
ऑब्जेक्टिव, इनमें से कौन सा समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है? शैल, किनारा, समुद्री गुफा। अब बताइए क्या नहीं है? शैल भी समुद्री क्षेत्र की विशेषता है, समुद्री गुफा भी है, किनारा, किनारा समुद्री जो तरंग है उनकी विशेषता नहीं है, क्योंकि तरंगों से किनारा तो बनता ही नहीं है। शैल तरंगे शैल से टकराती है, समुद्री गुफा बनाती है। हिमनद के निक्षेपण को क्या कहते हैं? हिमनद के निक्षेपण को हिमोड़ कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी के आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? आकस्मिक गतियों के कारण क्या होती है? ज्वालामुखी, वलन और बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान नहीं होता, ज्वालामुखी। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जो आकस्मिक गति होती है, मैंने बताया था ज्वालामुखी और ये भूकंप, ये आकस्मिक गति के कारण होता है। छत्रक शैल पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? रेगिस्तान में। ठीक है, जो भी मैं मशरूम की तरह बताई थी, वो छत्रक शैल रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? नदी घाटी में। अब ये देखिए, हिमनद बर्फ की नदी है। विसर्प नदियों में पाए जाते हैं। पुलिन समुद्री तट। बालू टिब्बा रेगिस्तान में। जलप्रपात कठोर सस्तर शैल को तोड़ते हुए आती है। भूकंप पृथ्वी का कंपन। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया बेटा। आप पिछले चैप्टर को जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेट है। इसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में समझने के लिए आप पिछले चैप्टर जरूर देख लें, उसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है ज्वालामुखी मैंने। और जो आपका ये है शैल चक्र भी मैं बता चुकी हूँ उसमें। तो ये चैप्टर आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ, अगर कोई टॉपिक आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो बनाते समय सबसे पहले वो टॉपिक क्लियर करूंगी, फिर मैं वीडियो आगे बनाऊंगी। तो इसमें भी आपको कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे जरूर बताइएगा, कुछ रह गया हो टॉपिक समझाना तो भी जरूर बताइएगा, मैं वो आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। लाइक जरूर करें, एक लाइक से आपका कुछ नहीं होता, तो लाइक लाइक जरूर कर दें वीडियो को, और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। और कमेंट में जरूर अपनी बातें लिखें कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, बुरा लग रहा हो, जो भी लग रहा हो कमेंट में जरूर जरूर लिखें। आपके लिए कितना हेल्पफुल है ये जरूर मुझे बताएं, तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय बच्चों।